नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि आदिकाल का समय कब से कब तक। फिर उसके बाद आदिकाल का आज ये वीडियो में खास जो लेके आई हूँ आदिकाल के जो विभिन्न नाम है, ठीक है। नामकरण किया गया है इसको विभिन्न नामों से संबोधित किया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा। सबसे पहले हम इसको जानेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आदिकाल को किस किस साहित्यकार ने किस नाम से संबोधित किया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आदिकाल 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 की जो समय सीमा है वो शुक्ल जी के अनुसार जो है सर्वमान्य है, ठीक है। तो उसी चीज को हम अपनाएंगे। 1050 से 1375 संवत, ठीक है दोस्तों। संवत में आपको पता है कि 57 वर्ष क्या कर देते हैं हम, संवत में से 57 वर्ष कम कर देंगे तो ईस्वी निकल जाएगी, ठीक है। ये तो सभी को पता है। और ये आदिकाल का समय शुक्ल जी ने कब से कब तक माना, 1050 से 1375 ईस्वी तक। अब देखिए शुक्ल जी, सबसे पहले हम शुक्ल जी की ही बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। शुक्ल जी की बात करेंगे। इनने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल इन्होंने आदिकाल भी स्वीकारा है, ठीक है। आदिकाल भी बोला है, वीरगाथा काल, लेकिन इनका क्या माना जाता है, वीरगाथा काल। फिर आते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर। हजारी प्रसाद, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसको क्या बोलते हैं, आदिकाल। आदिकाल जो नाम दिया गया वो द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया। फिर हम बात आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जिनके नाम पर क्या द्विवेदी युग आरंभ हुआ था। इन्होंने क्या लिखा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं बीजोपन काल, ठीक है, सॉरी, बीजोपन काल। शुक्ल जी ने क्या बोला, वीरगाथा काल बोला। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल बोलते हैं। बीजोपन काल किसने बोला था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या बोला था, सिद्ध सामंत, सिद्ध सामंत काल, ठीक है। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रसाद पे हम। विश्वनाथ प्रसाद, इन्होंने क्या बोला था, वीर काल, ठीक है। फिर आते हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर दास जी ने क्या बोला है, इन्होंने वीर गाथा युग बोला। इसको क्या बोला, वीर गाथा युग। वीर गाथा काल किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। और श्याम सुंदर दास जी ने क्या बोला, वीर गाथा युग बोला। वीर काल भी बोला था इन्होंने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने भी बोला है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, वीर काल भी तो बोला है इन्होंने, ठीक है। वीर काल भी बोला है इन्होंने। अगर कभी ऑप्शन में ऐसे आ जाता है कि वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ऑप्शन में नहीं होता, श्याम सुंदर दास जी होते हैं, तब हम इसको मानेंगे, किसको, श्याम सुंदर दास जी को, ठीक है। वैसे तो देखा नहीं हो, अगर कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक काल को अलग अलग विद्वानों ने भी मान रखा है, ठीक है। जैसे शुक्ल जी की उसको वीर गाथा काल, तो यहाँ इन्होंने वीर गाथा युग बोला, इन्होंने युग बोला, शुक्ल जी का काल है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, महावीर प्रसाद बीजोपन काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल काफी बार पूछा जा चुका है। विश्वनाथ प्रसाद का वीर काल, ठीक है। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें एक आता है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल कौन बोलते हैं, गणपति चंद्रगुप्त बोलते हैं। वही मिश्र बंधु क्या बोलते हैं,
ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मिश्र बंधुओं के उसमें कभी प्रारंभिक काल भी आता है, और इन्होंने क्या किया था, आरंभिक काल। ठीक है, मिश्र बंधु ने क्या बोला है, आरंभिक काल बोला है, और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या बोला, प्रारंभिक काल बोला है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजन वाले हैं। और फिर ग्रियर्सन का पता है, चारण काल। ठीक है, चारण काल किसने बोला, और रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा जी ने क्या बोला, चारण काल। देखिए, नाम इस तरह से लेके आई हूं मैं जो काफी बार पूछे जा चुके हैं, और एक ही चीज बार बार, मतलब जैसे प्रारंभिक और आरंभिक में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरंभिक काल किसने बोला, प्रारंभिक काल किसने बोला। तो प्रारंभिक किसने बोला, गणपति चंद्र गुप्त ने बोला। मिश्र बंधु ने क्या बोला, उसे आरंभिक काल बोला। ग्रियर्सन का क्या है, चारण काल है। और रामकुमार वर्मा का क्या है, रामकुमार वर्मा जी ने भी क्या बोला, चारण काल बोला। ठीक है, और साथ में इन्होंने एक और बोला था, क्योंकि इन्होंने 2 भाग किए थे आदिकाल में। आपने रामकुमार वर्मा का अगर देखा होगा तो 2 भाग है आदिकाल में। ठीक है, तो उस समय अंतराल में, क्योंकि 700 से इन्होंने उसकी अवधि मान रखी आदिकाल की। एक बोला इन्होंने संधि काल। ठीक है, संधि काल भी किसने बोला, संधि काल और चारण काल दोनों किसका है, रामकुमार वर्मा जी का है। ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने क्या बोला था, जयकाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी क्या बोलते हैं, जयकाल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आदिकाल को। इन्होंने आदिकाल को जयकाल बोला। और बाल्यावस्था काल, अगर कभी आ जाता है कि बाल्यावस्था काल किसने बोला, बाल्यावस्था काल कभी पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को बाल्यावस्था काल या जयकाल किसने बोला, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को 2 नाम दिए। एक क्या दिया, जयकाल दिया, और एक बाल्यावस्था काल दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आगे जानते हैं। वासुदेव सिंह, इन्होंने क्या बोला था, उद्भव काल। किसके द्वारा, वासुदेव सिंह ने क्या बोला है, इसको उद्भव काल बोला। वहीं शंभुनाथ सिंह आते हैं, शंभुनाथ सिंह, इन्होंने प्राचीन काल बोला। क्या बोला, प्राचीन काल। ठीक है दोस्तों, वासुदेव सिंह क्या बोलते हैं, उद्भव काल बोलते हैं। शंभुनाथ सिंह क्या बोलते हैं, प्राचीन काल बोलते हैं। कुलश्रेष्ठ आते हैं, कुलश्रेष्ठ क्या बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं, अंधकार काल। अंधकार काल कौन बोलेंगे, कुलश्रेष्ठ बोलेंगे। ठीक है, और राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या बोलेंगे, ये पहले बताया नहीं बताया, राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने भी क्या बोला, वीरगाथा काल। सह संपादक आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। जब आपने पुस्तक देखी होगी, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसकी भूमिका जो लिखी है, ये है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसकी भूमिका किसकी लिखी जो है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इसीलिए इनके उसमें क्या कहा, इन्होंने भी वीरगाथा काल कहा है। किसको कहा है, आदिकाल को भी ये क्या बोलते हैं, वीरगाथा काल बोलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सभी को पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश काल बोला, अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी काल। और अपभ्रंश काल और किसने बोला था,
ये साथ में कर देती हूँ। धीरेन्द्र वर्मा का नाम सुना होगा आपने, धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने भी आदिकाल को क्या बोला था, अपभ्रंश काल बोला था। किसने बोला था, धीरेन्द्र वर्मा। आप देखिए दो लोगों ने अपभ्रंश काल बोल रखा है, किसने किसने बोला, चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी भी क्या बोलते हैं, अपभ्रंश काल बोलते हैं, और साथ में पुरानी हिंदी काल भी बोला इन्होंने, क्योंकि अपभ्रंश को क्या बोला था इन्होंने, पुरानी हिंदी बोला था। वहीं शुक्ल जी की बात बोलते हैं तो वहां पे प्राकृताभास हिंदी करके बोला था उन्होंने, ठीक है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी भी अपभ्रंश काल, और धीरेन्द्र वर्मा भी क्या करते हैं, इसको अपभ्रंश काल मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम राम प्रसाद मिश्र, यहीं पर कर देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। राम प्रसाद मिश्र ने क्या बोला, संक्रांति काल बोला इसे, सॉरी, राम प्रसाद मिश्र क्या बोलते हैं इसको, संक्रांति काल, संक्रांति काल, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, राम प्रसाद मिश्र के अनुसार संक्रांति काल। इस तरह से ये मेरे नामकरण थे कुछ जो हिंदी साहित्य में आदिकाल के अलग अलग नाम से संबोधित कर रखा है अलग अलग विद्वानों ने, साहित्यकारों ने। तो मैं आज इसको इसलिए लेके आई थी क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये हमें पता नहीं होती। कुछ खास खास नाम होते हैं हमको, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, सिद्ध सामंत हो गया, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाकी हमको पता नहीं होता तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी। क्योंकि आपने देखा होगा चारण काल को दो लोगों ने संबोधित कर रखा है, वहाँ राम कुमार वर्मा भी चारण काल और संधि काल, वहीं ग्रियर्सन भी चारण काल, ठीक है। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में कंफ्यूजन हो जाता है मिश्र बंधु और गणपति में। फिर इधर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रदास शर्मा गुलेरी में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अपभ्रंश काल दोनों ने ही कहा, लेकिन चंद्रदास शर्मा गुलेरी का वहीं एक और क्या आ जाता है, पुरानी हिंदी काल भी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये था इनका नामकरण। अब थोड़ा सा आदिकाल के बारे में बताऊंगी। आदिकाल में आपने देखा होगा वीरगाथा काल, नाम सुना होगा वीरगाथा काल, इसको शुक्ल जी ने। तो वीरगाथा काल क्यों कहा गया, आपने देखा होगा जो हिंदी साहित्य में आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375, 1050 से पहले क्या था, यहाँ पे हिंदू साम्राज्य था, ठीक है, राजपूतों का साम्राज्य था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे बाह्य आक्रमण होने लगे, बाह्य आक्रमण होने लगे। यवनों का आक्रमण देख रहे हैं आप, उधर गौरी इनका आक्रमण देखते हो। तो अलग अलग तरीके से हमें बाह्य आक्रमण देखने को मिलता है। और जो राजा महाराजा थे, जो जनता थी, उनका अधिकांश समय जो था युद्धों में ही व्यतीत हुआ, ठीक है, युद्धों में ही व्यतीत हुआ। तो इसलिए इसको वीरगाथा काल भी कहा गया शुक्ल के अनुसार, क्योंकि हमको आदिकाल का जो पूरा साहित्य मिलता है उसमें कुछ कुछ लौकिक साहित्य है जो थोड़ा युद्धों से हटकर है, बाकी सारा साहित्य युद्धों की यानी राजाओं की वीरता का ही वर्णन है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं जो उस समय के कवि थे, तीन वर्गों में विभक्त थे उस समय के कवि, ठीक है। एक तो राजा के आश्रय में रहा करते थे जो बिल्कुल संपन्न थे हर तरीके से, ठीक है, उनका काफी मान पान था, सब कुछ था, संपत्ति थी उनके पास, सब कुछ था। एक जो थे राजा के आश्रय से हट के रहते थे, ठीक है, उनका कोई सम्मान नहीं होता था, ठीक, उनको कोई नहीं पूछता था। यानी आजकल देखा होगा जो नेता लोगों के पीछे लगे रहते हैं उनका सब सम्मान करते हैं, नेता लोगों के पीछे नहीं है, वैसे ही अगर बोलता है बकवास करता है उसको सब बकवासी समझते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा बोल भी रहा हो। तो उसी तरह से उस समय भी स्थिति थी। फिर कवियों में भी राजा के आश्रम में तीन तरह के हुए। एक तो राजा के आश्रम में सिर्फ कवि थे जो सिर्फ राजाओं के क्या करते थे, गुणगान करते थे, ठीक है, राजा युद्ध करने जाते थे वो उनके साथ जाते थे और उनकी वीरता का क्या करते थे, गुणगान करते थे। मतलब होता नहीं है जब युद्ध में हम लोग हो किसी काम को कर रहे हैं तो उस समय हमको कोई उत्साहित करता है, वीरता भरे हुए गीत सुनाए, वीर रस से ओतप्रोत गाने सुनाए, तो हम में अपने आप ही एक जोश सा उत्साह सा आ जाता है सॉरी। तो उसी तरह से इनका भी काम हुआ करता था, ठीक है। दूसरे तरह के जो कवि थे उनका क्या काम था, उन्होंने कलम के साथ में हाथ में तलवार भी पकड़ी थी, ठीक है, वो युद्ध में भी कूदे। जैसे आपने पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई को देखा होगा, वो पृथ्वीराज के साथ हर कदम कदम पर चले थे, ठीक है। लास्ट में जब 8 उसके अध्याय देखे होंगे तो वो अपने पुत्र जलहण को सौंप देते हैं और वो उसको पूर्ण करता है। तो इस तरह से कुछ कवि ऐसे भी हुए थे
और कुछ कवि ऐसे थे जो जनता के बीच में थे, ठीक है, जनता के बीच में थे, जनता की जो परिस्थितियां थी उनसे रूबरू कराना चाहते थे, या उनके ऊपर लिखा उन्होंने, जो जनता, पीड़ित जनता थी, जो कहीं बाह्य आक्रमण से प्रभावित हो रही थी, तो कहीं अंदरूनी जो राजाओं के मध्य जो द्वेष भावना या अंतर्द्वंद हो रहा था उससे प्रभावित थी, तो उनकी जो पीड़ा थी उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कुछ कवि ऐसे थे। तो हमें अलग अलग साहित्य मिलता है, 5 तरह का हमको आदिकाल में साहित्य मिलता है: बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, ठीक है। रासो साहित्य देखा होगा आपने, रासो साहित्य पूरा वीरता से भरा हुआ है। जो लौकिक साहित्य देखते हैं वहाँ पर हमें खुसरो जी मिलते हैं, विद्यापति की पदावली मिलती है। फिर हम गद्य देखते हैं, वर्ण रत्नाकर वगैरह। इधर जैन साहित्य मिलता है हमको, काफ़ी अच्छा ग्रंथ है, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, जैसे देवसेन वगैरह, स्वयंभू, पाहुचर्य, ठीक। फिर उधर हमको ये मिल जाता है, बौद्ध साहित्य मिलता है। नाथ साहित्य में गोरखनाथ को देखते हैं हम। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आदिकाल में हमको काफ़ी सारा रूप मिलता है साहित्य का, लेकिन ज़्यादातर जो वर्णन मिलता है वो वीर रस से भरा हुआ या वीरता से भरा हुआ, या जिसमें युद्धों का वर्णन, ये चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए इसको उसी आधार पर वीरगाथा काल भी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। ये था आदिकाल के बारे में थोड़ी सी मेरी तरफ से जानकारी, और ये आदिकाल का जो नामकरण किया गया अलग अलग विद्वानों के द्वारा किस नाम से, तो वो, ठीक है दोस्तों। ये थी आज नामकरण पर आधारित वीडियो, इसको मैं यहीं समाप्त करूँगी। चलिए आगे दीजिए, धन्यवाद।